Good morning. Circular motion. Sir, Yes. sir, can you please teach average angular velocity and average angular acceleration once again, in short? Lecture 2. ऐसे समझो, साइड में बता रहा हूँ क्या है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? ये एवरेज होता है ना चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। सेम वैसा ही है। अगर मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी तो x की जगह पे थीटा आ जाएगा, θ2 माइनस θ1 अपॉन t2 माइनस t1। अगर मुझे एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा अल्फा एवरेज, तो ये अल्फा ये v की जगह पे क्या आता है? ओमेगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन t2 माइनस t1। सर फिगर में मतलब अगर फिगर में लिखना होगा दोनों को तो कैसे ड्रॉ करने का? ये ओमेगा है, ये t है, ऐसा है। तो यहाँ पे ओमेगा 1, यहाँ पे t1, यहाँ पे ओमेगा 2, यहाँ पे t2। वो सर आई मीन इन सर्कल, मतलब सर्कल में। सर्कल में थोड़ी देख पाएंगे। सर्कल में अगर देखना होगा तो ओमेगा डिफरेंट रहेगा ना, फिर हाँ ओमेगा वही। ऐसा डिफरेंट रहेगा ना। यहाँ पे ओमेगा 1 है, यहाँ पे ओमेगा 1, मतलब ये जब जा रहा है, जब पार्टिकल यहाँ ओमेगा नहीं v1 मान लो, जब पार्टिकल यहाँ पे है ए पॉइंट पे, तो इस इंस्टेंट पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 है। जब पार्टिकल सपोज यहाँ पे आया, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी ओमेगा 2 है। देन एवरेज क्या हो जाएगा? अल्फा एवरेज इज ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन यहाँ पे t इक्वल्स टू t1 अज्यूम कर लीजिए, यहाँ पे t इक्वल्स टू t2 है, तो t2 माइनस t1 हो गया। तो सर उसका डायरेक्शन बाहर होगा ना? हाँ, आउटवर्ड्स होगा। ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, ऐसा ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब आउटवर्ड्स ऐसा। वो इस ऊपर मूव कर रहा होगा। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आउटवर्ड्स, क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड्स। क्लियर? जैसे तो उसका डायरेक्शन मालूम पड़ेगा, ऊपर जा रहा है मतलब एंटी हाँ, क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज से सिर्फ नीचे आ ये रहा है है। कि यस, ओमेगा डिफरेंट होगा तभी आएगा एवरेज, वरना तो जीरो हो जाएगा। कहाँ पे थे अपन? लास्ट क्या बताया था? कुछ क्वेश्चन कराया, करेक्ट। स्टार्ट करेंगे आज अपन रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटीज। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी होता है वैसे ही रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। कैसे फाइंड करेंगे उसको समझ। देखो, अगर आप वेलोसिटी की बात करोगे तो v क्या होता था? ओमेगा क्रॉस आर। या आप इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर साइन थीटा। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू ओमेगा आर साइन थीटा को r परपेंडिकुलर। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। ओमेगा के भी परपेंडिकुलर होगा ये, आर के भी परपेंडिकुलर होगा ये। तो यहाँ से ओमेगा की जो वैल्यू आएगी, ओमेगा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाय आर, या v अपॉन आर परपेंडिकुलर। v अपॉन, यहाँ से देख लो, v अपॉन आर परपेंडिकुलर या v परपेंडिकुलर अपॉन आर, तो ये हो जाता है ओमेगा। ये क्या हो जाएगा? ओमेगा। आर साइन थीटा क्या है? आर परपेंडिकुलर, वी आर साइन थीटा लिखा दो। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी, तो भी ये आर जो है वो परपेंडिकुलर ही होगा। अगर सर्कुलर मोशन की आप बात करोगे, सर्कुलर मोशन की अगर आप बात कर रहे हैं, है ना, तो ये आर है और ये पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी v। There v is perpendicular to r, or you can say r is perpendicular to v, है ना। r और v हमेशा क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, इसीलिए v परपेंडिकुलर बाय r या v अपॉन r परपेंडिकुलर। तो उससे you will get the value of omega, you will get the सर value of omega।
वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा इनटू रेडियस, कैसे वो? क्या ओमेगा इंटू रेडियस कैसे है वो? लास्ट लेक्चर में बताया ना वो, क्लास नोट्स देखो लास्ट लेक्चर का, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कैसे फाइंड करेंगे। तो रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी इसका मतलब मिनिमम पार्टिकल्स जो होगा वो कितना होगा, 2 पार्टिकल्स। रिलेटिव की बात कर रहे हैं, 2 पार्टिकल तो होगा ही, 2 पार्टिकल्स होना कंपलसरी है ना, तभी रिलेटिव आएगा, वरना रिलेटिव तो आएगा ही नहीं। तो मैं 2 पार्टिकल कंसिडर कर लेता हूँ, 1 और एक ये पार्टिकल है 2, और ये डिस्टेंस r है। ये डिस्टेंस क्या है, r। इसकी जो वेलोसिटी है ये इस डायरेक्शन में a b, इसकी वेलोसिटी v2 है, और ये इससे जो एंगल बना रहा है वो सपोज θ2 है। इसकी रिलेटिव वेलोसिटी इस डायरेक्शन, वेलोसिटी है रिलेटिव नहीं, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इससे जो ये एंगल बना रहा है वो θ1। अभी मुझे एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या और आप ऐसे बोल सकते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी फाइंड करना मुझे एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको क्या करना है, जब भी आपको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी होगी, आप क्या करोगे, एक पार्टिकल को तो रेस्ट में लाओगे, बट आप पहले इसको रिजॉल्व करो, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करो। तो इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा v2 cos θ2, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा v2 sin θ2। यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा v1 cos θ1, और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा v1 sin θ1। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ये। तो देखो इसको क्या किया, रिजॉल्व कर लिया। अगर मैं r को फिक्स कर दूं, मतलब मुझे r को चेंज नहीं करना है, r को परपेंडिकुलर नहीं बनाना है, v को परपेंडिकुलर देखना है, बिकॉज ओमेगा क्या होता है, v परपेंडिकुलर बाय r या v अपॉन r परपेंडिकुलर। मैं r को ऐसे ही रखता हूँ, r को रिजॉल्व नहीं करूँ। तो r को मैं ऐसे ही रखता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, r के परपेंडिकुलर वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करूँ, बिकॉज ये क्या होता है, v परपेंडिकुलर अपॉन r। तो r के परपेंडिकुलर में क्या करूंगा, वेलोसिटी का कंपोनेंट फाइंड करूंगा। तो इस r के परपेंडिकुलर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो ये है, और ये और ये तो नहीं है, ये तो इसके अलॉन्ग है, इसकी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी, इसकी वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी इसकी वजह से या इसकी वजह से नहीं है। जैसे इसको अगर आप रेस्ट में ला दो, रेस्ट में लाओगे तो इसका जो भी इसकी जो भी वेलोसिटी आएगी इसके रेस्पेक्ट में, जो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगी वही इसको सर्कुलर पाथ में मूव कराएगी। ये वाली वेलोसिटी इसको सर्कुलर पाथ में थोड़ी मूव करा सकते हैं, ये वाली वेलोसिटी होगी ना, जैसे ये है, यहाँ पे देखो ये r है, जो इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी है इसकी, वही इस पार्टिकल को क्या करा है, सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है, वही इस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पे मूव करा रहा है। ये वेलोसिटी कभी भी इस पार्टिकल को इसके रेस्पेक्ट में सर्कुलर पाथ पे मूव नहीं करा सकती। तो हमेशा क्या देखना है आपको, जब रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, आपको हमेशा क्या चेक करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये फाइंड करना है मुझे, ओमेगा बी ए, ये फाइंड करना है। तो ओमेगा बी ए अगर फाइंड करना है तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे ओमेगा बी ए फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट में चेक करूंगा, देन जो डिस्टेंस होगा, जो सेपरेशन होगा, उसको डिवाइड कर दूंगा, उससे मैं डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ से अगर मैं ओमेगा बी ए फाइंड करूंगा तो इसको क्या लिखेंगे अपन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी, वी बाय आर होता है, तो वी में रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी, इस लाइन के परपेंडिकुलर वाला पार्ट, तो जो कंपोनेंट आएगा इस लाइन के परपेंडिकुलर उसी को कंसीडर करना है, परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, अपॉन सेपरेशन बिटवीन ए एंड बी, ए एंड। तो ये एक फार्मूला बन गया, ओमेगा ए बी क्या हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी। जो भी लाइन ए बी है ना, इसके परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट देखिए,
ये वाला कंपोनेंट क्यों नहीं आएगा कभी भी? इस अगर मैं इसको रेस्ट में ला दूं, क्या इस कंपोनेंट की वजह से ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर सकता है क्या? डिस्टेंस कांस्टेंट हो सकता है क्या? नहीं ना, ये तो आगे जाएगा। बट इसकी वजह से तो हो सकता है ना यार। ये ऐसा आ रहा है, परपेंडिकुलर है इस पे, ये रेडियस बन जाएगा, तो रेडियस परपेंडिकुलर होता है इस वेलोसिटी से, तो ये ऐसा आएगा, सर्कुलर पाथ पे जाएगा। तो इसीलिए आपको कौन सा कंपोनेंट देखना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए परपेंडिकुलर टू लाइन ए बी अपॉन सेपरेशन बिटवीन बी। इससे हमेशा क्या आएगा? रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। एक बार इसको कॉपी करो, आगे करते हैं, एक दो एग्जांपल करते हैं, फिर समझ में आएगा। नोट कर। सर हेलो। यस। सर आप ऊपर का पार्ट प्लीज रिपीट करोगे, मेरा नेट इशू था, आई वाजंट एबल टू जॉइन। v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर, तो v क्या हो जाएगा? ओमेगा आर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 भी हो सकती है, और सर्कुलर मोशन में तो होती है 90, है ना? ओमेगा एंड आर ये जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ ये पार्ट। तो v इक्वल्स टू, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ओमेगा आर साइन थीटा। ये साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 90 भी होगी, और सर्कुलर मोशन है तो 90 ही होगी। तो बेसिकली जो जो आर साइन थीटा है वो क्या होता है? आर परपेंडिकुलर होता है। ऐसे मान लो ये ए है, ये सब वेक्टर है, ये सब आना चाहिए। ए बी, ये थीटा है। अगर मैंने लिख दिया ऐसा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, मॉड ए क्रॉस बी होता है, मॉड ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। ये इसका क्या मतलब? इसका मतलब यही है ना यार, ये ए है, अगर ये बी है तो ये थीटा है, बी को एक रिजॉल्व कर लिया, बी को रिजॉल्व कर लिया, तो इस डायरेक्शन में आएगा अपना बी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में आएगा बी साइन थीटा। तो बेसिकली ये बी साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर टू ए है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख यस सकते हैं ना, ए बी परपेंडिकुलर, बी साइन थीटा इज परपेंडिकुलर टू ए, इसलिए मैंने इसको बोल दिया ए बी परपेंडिकुलर। या अब आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी रिजॉल्व कर सकते थे इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, यू विल गेट द सेम वैल्यू। तो इसीलिए मैं इसको ओमेगा आर साइन थीटा है, तो आर साइन थीटा को मैंने लिख दिया आर परपेंडिकुलर, आर परपेंडिकुलर। जैसे ए बी साइन थीटा में बी साइन थीटा हो गया बी परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बी पैरेलल, ये बी पैरेलल, दिस वन इज बी परपेंडिकुलर। ये सब डिस्कस किया है मैंने, बी पैरेलल बी परपेंडिकुलर। तो ए बी साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? बी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको लिखा v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर, या आप ऐसा v परपेंडिकुलर इक्वल्स टू ओमेगा इंटू आर। वहीं से मैं रिलेट कर रहा हूँ एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, इसको रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। हमेशा कौन सा कंपोनेंट देखना है? जो सेपरेशन है, जो डिस्टेंस है, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। So velocity is tangential, that's why we can say it is perpendicular to r, no? So क्या क्या, एक बार फिर से रिपीट करो। अपन ने v velocity equal to omega radius perpendicular लिखा है ना? यस, velocity is perpendicular to radius, इसके लिए अपन ने वो लिखा है ना? करेक्ट करेक्ट, हाँ करेक्ट करेक्ट। It is tangential, that's why it is perpendicular. यस यस। Sir, in second figure, we took perpendicular because we wanted that. Now we didn't want second part. Correct. Like, because you have to find perpendicular distance now. तो सर ऐसा एंगल मालूम पड़ता है ना, ये इस थिंग से? वो गिवन होगा, है ना? इट वुड बी गिवन, थीटा 1 एंड थीटा 2 वुड बी गिवन, तो उसको टेंशन ही नहीं है अपने को। No, sir. I mean, angular velocity of b we get na हाँ, from this. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या डिस्कस करना चाह रहे हो? एक बार फिर से रिपीट करो ना, आई एम नॉट गेटिंग यू।
जब भी आपको रिलेटिव फाइंड करना होगा, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन, कुछ भी रिलेटिव, तो उस केस में आपको क्या क्या करना है, दो पार्टिकल तो गिवन होगा ही, ये 2 पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट वुड बी गिवन, तभी आप फाइंड कर सकते। एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या फाइंड करोगे, तो एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में फाइंड करोगे तो दो पार्टिकल तो गिवन होगा, एक रेस्ट में हो सकता है, ये रेस्ट में हो सकता है, बट एक पार्टिकल की वेलोसिटी तो होगी कुछ ना कुछ, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है। तो आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको पता है अगर मुझे ओमेगा फाइंड करना है तो मुझे v चाहिए एंड r चाहिए, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू v एंड r, बट ये v एंड r कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, v एंड r वुड बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अरे ये v है ये r है, ये परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये चाहिए। तो परपेंडिकुलर होने के लिए क्या, अगर मैं इस r को ऐसे ही रखता हूँ, r को रिजॉल्व नहीं करता हूँ, तो मुझे वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, इस r के परपेंडिकुलर रिजॉल्व करना पड़ेगा। इसको रिजॉल्व किया इस साइड, इसका एक कंपोनेंट इस साइड भी आएगा, इसको रिजॉल्व किया इस साइड, इसका एक कंपोनेंट इस साइड भी आएगा। Sir, but r is always perpendicular to velocity, so we can say like that only, no? We don't need to prove it, right? इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन ना, r इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, Yes. बट हर केस में नहीं होगा ना, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, दो पार्टिकल लिया, इस केस में नहीं हो सकता है ना, r इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, इस केस में तो यू हैव टू रिजॉल्व द गिवन वेलोसिटी ना परपेंडिकुलर टू दिस r। सर ये केस में that rod will rotate like at a point हाँ, because और ऑब्वियस ओमेगा आ रहा है ना, इसका ओमेगा, ओमेगा की वजह से क्या होगा, रोटेशन तो होगा ना पार्टिकल का। sin अरे थीटा ओमेगा, नीचे है। अरे ओमेगा आ रहा है तो उसका रोटेशन होगा ना यार। यस सर। Sir, can इतना you समझना show? कि ये बताइए, इस यहाँ से यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, आगे कुछ नहीं सोचना, आगे क्या होगा वो मैं बताऊंगा सर तो किसी फिर को। इसमें हाँ मतलब बोलो। अगर सर्कुलर मोशन नहीं है, स्ट्रेट मोशन है, मतलब तो भी परपेंडिकुलर ढूंढने का। अरे स्ट्रेट होगा तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ सकता है क्या, नहीं मतलब जैसे आपने फिगर रखा है सेकंड वाले में, हाँ हो सकता है ना, ये स्ट्रेट ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, तो अगर यहाँ से ऐसे समझो, कॉपी किया इसको, वन, हाँ डन सर। तो अभी ये बताओ। Sir, I did not copy. Can you wait? थोड़ा फास्ट करिए। तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, वो किसी के लिए तो हो सकता है ना कि ओमेगा तो फाइंड कर सकते हो उसका। So sir, we get the speed and direction of B particle now with respect to it. क्या अभी, हेलो। यस, हाँ सर, तो उससे स्पीड डायरेक्शन मालूम पड़ता है ना B का। क्या डायरेक्शन, अरे v जा रहा है v2, पार्टिकल v इज मूविंग विद वेलोसिटी v2, तो इससे तो डायरेक्शन ही समझ में आएगा ना कि इस डायरेक्शन में जा रहा है, देयर वुड बी सम मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी। इसमें क्या समझना है, ये इस साइड जा रहा है, अगर ये वेलोसिटी है तो ऑब्वियस है कि ये डायरेक्शन तो शो कर ही रहा होगा ना, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ। Done, sir. ऐसा समझो, ये एक पार्टिकल है और एक ये पार्टिकल, ये रेस्ट में है, ये रेस्ट में है, और ये पार्टिकल जो है कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसा जा रहा है ये particle, इस डायरेक्शन में जा रहा है।
तो अब ये बताओ, अगर ये पार्टिकल यहाँ पे है, ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, तो क्या अगर यहाँ से कोई ऑब्जर्वर है तो क्या उसको कुछ ऐसा ये ऑब्जर्व कर सकता है क्या कि सपोज टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे है, टी इक्वल्स टू T1 पे यहाँ पे आ गया, तो ऐसा ये ऑब्जर्व कर सकता है कि ये कुछ एंगल कवर किया होगा θ1 इन टाइम T1। ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया T इक्वल्स टू T2, तो क्या ये ऑब्जर्वर यहाँ पे जो है ये ऐसा ऑब्जर्व कर सकता है क्या कि ये एंगल जो कवर कर रहा है ये किसी भी टाइम T2 पे, T इक्वल्स टू T2 पे θ2, ऐसा ऑब्जर्व कर सकता है क्या? Yes. अगर ये ऐसा ऑब्जर्व कर रहा है कि इतना एंगल कवर कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ सर्कुलर मोशन भी हो रहा होगा। तो कैसा सर्कुलर मोशन हो रहा होगा? तो ये जो वेलोसिटी इसकी ऐसी है, देखो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v, और ये एंगल को मैंने कुछ अज्यूम कर लिया अल्फा। तो इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा v cos अल्फा, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा v sin अल्फा। अब देखो लेट्स से अगर ऐसा अज्यूम कर लिया कि v cos थीटा की वैल्यू 0 होगी, अगर v cos थीटा 0 हो जाता मतलब ये इसका कोई ये इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं होता, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे होते, तो आपको क्या लगता अगर ये डिस्टेंस मैं फिक्स कर दूं, ये r जो डिस्टेंस है ये मैं फिक्स कर दूं, तो आपको क्या लग रहा होता कि ये ऐसा सर्कुलर पाथ में जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? अगर ये कंपोनेंट 0 हो जाता तो ये ऐसा सर्कुलर पाथ में जाता। अगर मैं r को क्या कर दूं, कांस्टेंट कर दूं, या इस इंस्टेंट पे तो बोल सकते हैं ना ये परपेंडिकुलर है, इस इंस्टेंट पे बोल सकते हैं ना कि इसकी वजह से इसका जो मोशन रहा होगा इस इंस्टेंट पे वो कहीं ना कहीं सर्कुलर मोशन रहा होगा। आगे कैसे जाएगा वो बात की बात, तो बट वो यहाँ पे एक ले है ना बी, मतलब हाँ इस फर्स्ट इंस्टेंट पे, इस इंस्टेंट पे जो इस रेस्ट पे उस पे है ना, उसको लग रहा है कि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, पर एक्चुअली घूम नहीं करेक्ट, करेक्ट, जो रेस्ट पे है उसको लग रहा होगा, जो यहाँ रेस्ट पे ये ऑब्जर्व कर रहा है ना, ये ऑब्जर्वर है, इसको लग रहा होगा। तो अभी ये कंपोनेंट इसका इस डायरेक्शन में भी इस डायरेक्शन में, तो इसकी वजह से ये सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसकी वजह से आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, इसीलिए ये एंगल जो है, ये जो लाइन दिख रही है आपको, इसका जो लेंथ क्या हो रहा है, ये r है, तो r कांस्टेंट क्यों नहीं है? बिकॉज इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट भी इस डायरेक्शन में होगा, है ना। देयर विल बी सम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन गिवन टाइम इंटरवल along the direction of v cos alpha, along the direction of v cos alpha, इस डायरेक्शन में भी होगा उसका डिस्प्लेसमेंट। तो ये अभी इसलिए इसका डिस्टेंस चेंज हो रहा है, देखो यहाँ पे ये r है, ये r1 हो गया, ये r2 हो गया, r चेंज हो रहा है ना, और ये एंगल तो कवर कर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में कुछ ना कुछ एंगल आएगा। अब ये बताओ एक टाइम इंटरवल है और कुछ एंगल भी कवर कर रहा है, तो क्या आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा थीटा फाइंड कर सकते हैं, डेल्टा टी फाइंड कर सकते हैं क्या, इसकी एंगुलर एवरेज वेलोसिटी आ सकती है क्या? अरे डेल्टा थीटा फाइंड कर सकते हैं, यहाँ पहले पार्टिकल यहाँ पे था, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया, मान लो टी इक्वल्स टू T1 पे पार्टिकल यहाँ पे, टी इक्वल्स टू T2 पे पार्टिकल यहाँ पे, कितना एंगल कवर किया, θ1, ये कितना एंगल कवर किया, θ2, तो आप ऐसा लिख सकते हो θ2 माइनस θ1 बाई T2 माइनस T1, तो you will get the average angular velocity of particle even though particle is moving along a straight line, ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, ये जो रेस्ट में है, ये जो ऑब्जर्वर है इसके रेस्पेक्ट में तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी आ रही है ना। तो क्या पार्टिकल का सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सर्कुलर मोशन में मूव करना कंपलसरी है क्या? No. नहीं है ना। Sir, can you repeat what you said now? मैं ये बोल रहा था कि अगर इसके रेस्पेक्ट में अगर आप फाइंड करो इस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, लेट्स से at t equals to T1 एंगल कवर्ड बाय दिस पार्टिकल इज θ1 और ये θ2, तो यहाँ से ये θ1 आ गया, ये θ2 आ गया, तो अगर आप इसकी इस पार्टिकल की एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करोगे इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, इसके रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट, तो आप लिखोगे ना ओमेगा एवरेज इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा ना θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1, मतलब एवरेज एंगुलर वेलोसिटी आ रही है ना, इवन दो पार्टिकल इज मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है फिर भी इसकी एंगुलर वेलोसिटी आ रही है। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए ये कंपलसरी है क्या कि पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे मूव करे? नहीं No. ना, ये कंपलसरी नहीं है।
तो इसीलिए मैं दो पार्टिकल कंसिडर कर रहा हूँ. Sir, for observer at rest, he's observing that it's moving in circular motion, but it's not, ना? यस, उसको ऐसा लग रहा होगा, और सर्कुलर मोशन पे ऑब्जर्व नहीं कर रहा होगा, वो ऐसा लग रहा होगा इसको कि ये कुछ एंगल कवर कर रहा है, वो कुछ एंगल कवर कर रहा है. ये डायरेक्ट ये थोड़ी बोलेगा कि सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, वो तो यही बोलेगा कि स्ट्रेट लाइन में ही जा रहा है, वैसे ही बोलेगा, बिकॉज ये रेस्ट में है, इसको लग रहा होगा कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, बट वो ये ऑब्जर्व करेगा कि इसकी कुछ एंगुलर वेलोसिटी होगी, बिकॉज एंगल चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट में. एंगल क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है टाइम के रेस्पेक्ट. बट क्या मुझे ये बताओ, अगर ये पार्टिकल ऐसा जा रहा है, इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये पार्टिकल रेस्ट में मैं कर देता हूँ, ये पार्टिकल जो है इसी लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो क्या एंगल चेंज होगा क्या? नो सर. No, sir. एंगल चेंज नहीं हो रहा है, मतलब थीटा की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, तो क्या कोई एंगुलर वेलोसिटी आएगी क्या? नो. No. इसका मतलब है कभी भी इस कंपोनेंट की वजह से, इस लाइन के अलॉन्ग जो कंपोनेंट आएगा वेलोसिटी का, क्या उसकी वजह से एंगुलर वेलोसिटी आ सकती है क्या? नो. नहीं ना. It will इसलिए come as क्या zero. करना है, जीरो. इसलिए क्या करना है अपने को, इसलिए जो जो भी आपको, जब भी आपको फाइंड करना होगा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, कभी भी आप इस कंपोनेंट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे. तो कोई भी वेलोसिटी होगा, मान लो इस डायरेक्शन में है, ये रेस्ट में है पार्टिकल, और इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी भी है, लेट्स से एंगल इज थीटा, इस डायरेक्शन में आ गया v cos थीटा, इस डायरेक्शन में आ गया v sin थीटा. तो आप ये बताओ, इसकी वजह से तो एंगुलर वेलोसिटी आएगी नहीं, तो किस वेलोसिटी की वजह से एंगुलर वेलोसिटी आएगी? इसकी वजह से. और इस इंस्टेंट पे ये डिस्टेंस r है, और इसकी वेलोसिटी जो इसके परपेंडिकुलर है वो क्या है, v sin थीटा. तो v sin थीटा एंड r आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसके रेस्पेक्ट में एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या होगी? तो ये ऐसा रोटेट कर रहा होगा इस डायरेक्शन, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो आ जाएगी, तो v परपेंडिकुलर बाय r, या v अपॉन r परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा v sin थीटा बाय r. ये क्या हो जाएगा, v sin थीटा अपॉन, ये ऐसा रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो होगी इनवर्स. वो कैसी होगी, इनवर्स, क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, राइट हैंड थंब रूल यूज करोगे तो इनवर्स दिखेगा, क्योंकि ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. यस, बोलिए. R चेंज होगा क्या, मतलब वो? आपको कभी फाइंड करना है, अभी फाइंड करना है ना, आगे Okay. तो r चेंज होगा ना, बिकॉज ये वेलोसिटी इस कंपोनेंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा ना, अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है मतलब r की वैल्यू तो चेंज होगी ना. बट आपको गिवन इंस्टेंट पे फाइंड करना होता है, जब भी क्वेश्चन दिया होगा उसी इंस्टेंट पे फाइंड करना, आगे क्या होगा वो तो नहीं पूछा ना आपसे, है Yes. ना. तो यू हैव टू फाइंड एंगुलर वेलोसिटी एट द गिवन इंस्टेंट. तो इस इंस्टेंट पे एंगुलर वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑब्जर्वर, इट वुड बी ओमेगा इक्वल्स टू v परपेंडिकुलर बाय r, तो v sin थीटा बाय r. अब यहीं पे अगर ये पार्टिकल ऐसा है, मैं यहाँ पे दोनों पार्टिकल के मोशन को कंसिडर करता हूँ, ए बी, ये v1 आ गया. तो एक को रेस्ट में, हमेशा जब भी आप रिलेटिव मोशन को क्या करते हो, एनालाइज करते हो, तो उस केस में हमेशा क्या करना होता है, एक पार्टिकल को रेस्ट में लाना होता है रिलेटिव के केस में. तो ये v1, ये v2 मान लेता हूँ, ये θ2 है, तो ये हो जाएगा v2 cos θ2, और ये हो जाएगा आपका v2 sin θ2. सपोज ये इस डायरेक्शन में जा रहा है v1 से, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा v1 cos θ1, v2 cos θ2 sin θ2, sin θ1, θ2 भी नहीं, sin θ, ये v1 sin θ1, v1 sin θ1. तो इस वेलोसिटी की वजह से, इस वेलोसिटी की वजह से कोई एंगुलर वेलोसिटी आएगी नहीं, एंगुलर वेलोसिटी आएगी तो परपेंडिकुलर की वजह से आएगी, तो इसको आपको रेस्ट में लाना पड़ेगा. रेस्ट में लाने के लिए इसकी वेलोसिटी इसको मिलेगी, तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको रेस्ट में लाया तो अभी इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये देखो, ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इस डायरेक्शन में इसकी स्पीड हो जाएगी v2 cos θ2 माइनस v1 cos θ1, करेक्ट, रिलेटिव. ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ऐड हो जाएगा v2 sin θ2 प्लस v1 sin θ1, और ये डिस्टेंस r है, तो इसकी वजह से तो एंगुलर वेलोसिटी नहीं आएगी, इसकी वजह से आएगी. तो यहाँ पे आप एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a क्या लिखोगे, v परपेंडिकुलर बाय r, v परपेंडिकुलर बाय r, तो v2 sin θ2 प्लस v1 sin θ1 अपॉन r. कॉपी कर लो, इतना पहले नोट कर लीजिए आप, फिर आगे डिस्कस करते हैं.
सर यस सर प्रीवियस पेज में भी वैसा ही हो रहा था ना कि ए एंड बी के बीच में जो आर इंक्रीज होते जा रहा था। हाँ, उस केस में भी होगा, बट अपने को किसी इंस्टेंट पे फाइंड करना है तो उस इंस्टेंट का आर कंसिडर करेंगे, वो तो होगा ही, आर तो चेंज होगा ही ना। ओके सर। Sir, and in these questions, we either have to make R perpendicular or V perpendicular. Not यस this. यस Okay. यस यस, बट ज्यादा बेटर है कि आप v को परपेंडिकुलर कर लो ना, v को इजीली रिजॉल्व कर लोगे, अल्फा गिवन हो, थीटा 1 या थीटा 2 कोई भी एंगल गिवन हो तो इजीली रिजॉल्व कर लोगे। Okay, sir. सर आपने बोला था ना वी cos थीटा को अगर अज्यूम करें मतलब वो जीरो होगा तो वैसा होगा नहीं ना हाँ तो जीरो होगा, उसका क्या वी होगा cos कुछ। अल्फा को। सर सेकंड पार्टिकल will be moving down southwards direction, that's why अरे the किसी भी डायरेक्शन, एक वेट वेट, किसी भी नहीं डायरेक्शन में मूव कर रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो क्या, ये बताओ पहले। यस सर तो बस परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड करो, रिलेटिव वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फाइंड कर लीजिए, फिर आर से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है उससे क्या मतलब, कंपोनेंट तो फाइंड ही कर सकते हैं ना। सर पार्टिकल बी को एक की वेलोसिटी मिल जाएगी ना अगर ए रेस्ट आ जाए तो, मतलब एक पर रेस्ट पर अज्यूम कर रहा हूँ। इतना पहले नोट कर लो पहले, फिर आगे देखते हैं क्या होगा। क्या Done, sir. यहाँ जो फाइंड किया ओमेगा बी ए, अगर फाइंड करना होता तो क्या लिखते हैं अपन, वी बी ए परपेंडिकुलर बाय आर, यही होता ना। तो आपको क्या करना है, हमेशा जो भी पार्टिकल की वेलोसिटी आ रही है, ये v2 है, ये बी है, ये थीटा 2, साथ में ही कॉपी करो अभी ये सब, कुछ समझना है नहीं इसमें। cos थीटा 2 और इसका जो परपेंडिकुलर होगा, थोड़ा ऐसा ड्रॉ कर लेना, ये हो जाएगा v2 sin थीटा 2, और यहाँ पे ये v1 थीटा 1, इस डायरेक्शन में आ जाएगा v1 cos थीटा 1, इस डायरेक्शन में आ जाएगा v1 sin थीटा 1। तो आपको क्या करना है, ओमेगा बी ए फाइंड करना है। तो ओमेगा बी ए के लिए क्या होना चाहिए, वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर, ये आर है। तो इस आर के परपेंडिकुलर आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, रिलेटिव वेलोसिटी।
इस आर के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख लो, बार बार ऐसा नहीं कि रेस्ट में ला दिया फिर सॉल्व किया, वैसा नहीं, डायरेक्ट मुझे यही फाइंड करना है ना, तो मैं यही फाइंड कर लूंगा वी ए परपेंडिकुलर। ये क्या हो जाएगा, वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर, ऐसा ही होगा ना। तो वी बी परपेंडिकुलर ये है, आर के परपेंडिकुलर का कंपोनेंट ये है, तो इसको मैं पॉजिटिव लेता हूँ। तो वी टू साइन थीटा टू, किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव ले सकते हैं, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस ऑफ माइनस वी ए साइन थीटा वन, वी वन साइन थीटा वन। तो यहाँ से क्या आ गया, वी टू साइन थीटा टू प्लस वी वन साइन थीटा वन, ऐसा आ जाएगा, यही आ रहा था उस साइड भी। तो हमेशा आप यही फाइंड करेंगे, वी बी ए परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वी बी ए परपेंडिकुलर। तो ओमेगा वी बी ए क्या हो जाएगा, वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा, वी बी ए, ये क्या है, वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते, वी टू साइन थीटा टू प्लस वी वन साइन थीटा वन अपॉन आर। तो आप रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी आप ऐसे फाइंड कर सकते। अब बताओ, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, एनीवन? कॉपी कर, डाउट माइनस नहीं है? यस, माइनस को माइनस वी वन साइन थीटा वन क्यों लिया है? देखो, ये इस डायरेक्शन में है ये वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो अगर आपने इसको पॉजिटिव लिया, तो इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा दैट वुड बी नेगेटिव ना। यस सर। तो ये इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लिया, तो ये जो कंपोनेंट है परपेंडिकुलर वाला, ये इसके ऑपोजिट में है, तो इसको अगर आप पॉजिटिव लोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। सपोज ये कंपोनेंट इसी डायरेक्शन में होता, तो वो भी पॉजिटिव होता, वो भी क्या होता, पॉजिटिव होता, है ना। हाँ सर, इसलिए थैंक यू। एक ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन करा था, एक पार्टिकल यहाँ पे है, एक पार्टिकल यहाँ, और ये डिस्टेंस गिवन है 10 मीटर। पार्टिकल पी एंड क्यू, क्यू इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्यू इज मूविंग विद वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और पी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है along this direction with velocity 8 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये भी 30 डिग्री पे है, ये भी 30 डिग्री पे, ये 8 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये 6 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू, क्यू with respect to a, with respect to p, with respect to p, मतलब you have to find relative angular velocity, relative angular velocity। पहले आप इसको रिजॉल्व कर दो, इसकी इस वेलोसिटी को इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करो, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेक कीजिए क्या है, फिर परपेंडिकुलर कंपोनेंट चेक कीजिए क्या है, फिर आएगा आंसर। सेवन आ रहा है क्या, 7/10, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। तो 0.7 ओमेगा है, ओमेगा की यूनिट क्या होती है, सही यूनिट रेडियन, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.7 रेडियन, है ना, 0.7 रेडियन। तो सबसे पहले इसको मैं रिजॉल्व कर देता हूँ, पी क्यू,
ये इस डायरेक्शन में 6 मीटर पर सेकेंड, ये एंगल 30 डिग्री और ये 8 मीटर पर सेकेंड है और ये एंगल भी 30 डिग्री। तो पहले रिजॉल्व कर लीजिए। जब रिजॉल्व करेंगे इसका एक कंपोनेंट इस साइड आएगा 6 cos 30, 6 इंटू √3/2, 3√3 हो जाएगा। एक कंपोनेंट इस साइड आएगा 6 sin 30, तो ये sin 30 is 1/2, तो 6/2 तो 3 आ जाएगा। इसको जब आप रिजॉल्व करोगे एक कंपोनेंट इस साइड आएगा 8 cos 30, 8 इंटू √3/2, तो ये आ जाएगा 4√3 और एक कंपोनेंट इस साइड आएगा 8 sin 30, sin 30 is 1/2, 8/2 तो 4 आ जाएगा। तो ये जो r है यहाँ से यहाँ तक, ये जो डिस्टेंस r है, इसके परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी कौन सी है? ये और ये दोनों किस में है? ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो पहले आपको VQP फाइंड करना पड़ेगा। VQP परपेंडिकुलर, ये जाएगा VQ परपेंडिकुलर माइनस VP परपेंडिकुलर। तो VQ परपेंडिकुलर क्या है इसका? 3 माइनस, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ये किस डायरेक्शन में? इसको अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ऑपोजिट में है, तो -4। तो 3 + 4 क्या आ जाएगा? ये 7 आ गया, 7 मीटर पर सेकेंड। तो VQP परपेंडिकुलर फाइंड कर लिया। तो ओमेगा QP की वैल्यू क्या होगी? VQP परपेंडिकुलर बाय R। तो 7 बाय डिस्टेंस कितना है? 10, तो 7/10। Sir, this will be for this instant, no? Like Yes, because R yes, will change. Okay. yes, इस इंस्टेंट पे वैल्यू ये होगी। Sir, answer is 7/10. व्हाट? Answer is 7/10. हाँ, 7/10। Yes. So what is the direction of angular velocity? डायरेक्शन ऑफ Angular velocity का डायरेक्शन क्या होगा? अभी आएगा ना, नोट करो ना, इतना कॉपी कर लो, बताता हूँ नहीं क्या है। It will be upwards, right? यस, V क्रॉस R ना। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं V क्रॉस R क्या आएगा। अपवर्ड्स आएगा ये? हाँ, अपवर्ड्स ही आना चाहिए। ओमेगा ना, हाँ, तो ओमेगा क्रॉस R इक्वल्स टू, तो उससे आ जाएगा ओमेगा क्रॉस R इक्वल्स टू, तो यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा? ओमेगा QP, ये हो जाएगा VQP परपेंडिकुलर बाय R, तो 7/10। ओमेगा की यूनिट क्या होती है? रेडियन। ये भी SI यूनिट में, ये भी SI यूनिट में, तो ये भी SI यूनिट में होगा, तो 0.7 रेडियन। अभी देखो, अगर आपने फाइंड किया रिलेटिव, तो ये रेस्ट में ला दो इसको, और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ गई 7 मीटर। इस डायरेक्शन में क्रॉस करने का मतलब है कि ये रेस्ट में आ गया। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी आ गई 7। इस डायरेक्शन में भी कुछ होगी, बट उसको मैं अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। 7 मीटर ये आपका R है, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका सर्कुलर मोशन कैसा होगा? ऐसा ना, सर्कुलर मोशन ऐसा मतलब ये कैसा जा रहा होगा? ओमेगा ऐसा होगा ना। ओमेगा ऐसा है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कराओ राइट हैंड के फिंगर्स। तो थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? आउटवर्ड्स। थंब किस डायरेक्शन में आ रहा है? आउटवर्ड्स। क्लियर है? Therefore, so Sir, angular velocity. radians per second, no? हाँ, सॉरी, करेक्ट, रेडियन पर सेकंड। Sir, आप Omega is 7 meters ऊपर कैसे ले रहे हो? Like upwards? ओमेगा क्या है अभी? रिलेटिव वेलोसिटी क्या है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में? 0.7 radians. 0.7 थोड़ी है, वो तो एंगुलर वेलोसिटी आई ना 0.7। Yes, sir. Yes. यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी को शो करेंगे ना यार ऐसा। Yes, sir. Yes.
है ना, ये तो वेलोसिटी है, ये होगी ना ओमेगा, ऐसा मतलब ये इस डायरेक्शन में ऐसा पार्टिकल जा रहा है, ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में ऐसा जा रहा है, इसका मतलब इसकी एंगुलर वेलोसिटी अगर आप फाइंड करोगे तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर को कॉल करेंगे, तो नहीं कॉल किया सर, इस डायरेक्शन में, सर हम मैं आ रहा है पूछ रहा आपको। हूँ सर, पॉजिटिव आ रहा है इसलिए आपने ऊपर लिया ना, लाइक 3 माइनस माइनस 4 दैट मींस। यस, ओके Sir, मैंने आपको डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है और एंगुलर वेलोसिटी पॉजिटिव आ रही है, एंगुलर ओके वेलोसिटी सर। पॉजिटिव आ रही है। यस, so can we say like that angular velocity is in upward direction with a 0.7 radian per second? यस, विद रेस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्यू विद रेस्पेक्ट टू पी, ये भी बताना पड़ेगा आपको। उसका डायरेक्शन ऊपर और रेड। यस यस, करेक्ट है। एक और सिंपल सा एग्जांपल कर, फिफ्टी 53 डिग्री 20 मीटर, ये ऐसा है, 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री ए बी, 10 मीटर, find the angular velocity of b, find the angular velocity of b with respect to a। with respect to a, पॉइंट 8 आ रहा है, Sir, please show the previous slide. previous page। सर ये डायरेक्शन लिखने का हम लोग को डायरेक्शन वाला। नहीं नहीं नहीं, you have to find the angular velocity of particle। previous page शो करूँ क्या, क्या बात करूँ? वन रेडियन आ रहा है, चेक कर लेते एक बार। ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड, 53 डिग्री, 10 मीटर पर सेकेंड, 37 डिग्री। रिजॉल्व कर लेते हैं, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट 20 cos 53, इससे तो मतलब है ही नहीं अपने को, 3/5 12 हो जाएगा, 20 sin 53 डिग्री, तो 20 इंटू साइन 53 इज 4/5, 16 हो जाएगा ये। 10 cos 37, 10 इंटू 3/5 4/5, 8 हो जाएगा, 8 मीटर पर सेकेंड। एक कंपोनेंट इस साइड 10 sin 37, तो 10 इंटू 3/5 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब मुझे एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करना है ना, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, वी बी ए परपेंडिकुलर
अपॉन आर। तो ये वाली वैल्यू फाइंड करो। वी बी ए परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करोगे आप? तो वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर, वी बी परपेंडिकुलर माइनस वी ए परपेंडिकुलर। तो ये क्या हो जाएगा? वी बी परपेंडिकुलर कितना है? ये है 16। इसको पॉजिटिव लिया था, ये भी पॉजिटिव ही, दोनों सेम डायरेक्शन में, -6। तो ये 10 हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। ओमेगा ए बी की बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? वी बी ए परपेंडिकुलर अपॉन आर। वी बी ए इज 10, आर की वैल्यू भी 10 है। आंसर 1 रेडियन पर सेकेंड, 1 रेडियन पर सेकेंड। सिंपल है। So for direction, we just have to assume the perpendicular direction, no, for finding the angular velocity and not अब the ये same बताओ, velocity. ये एंगुलर वेलोसिटी किसकी वजह से आ रहा है? परपेंडिकुलर कंपोनेंट की वजह से ना। हाँ, तो आपको सिर्फ वही वेलोसिटी को कंसीडर करना है, उसके अकॉर्डिंग मोशन किस डायरेक्शन में होगा वो देख लीजिए, फिर यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ ओमेगा। Sir, we can do this in one step only, na? Like VBA perpendicular वाला. यस, इसको यहीं पे आप फाइंड कर लो ना, यहीं पे 16 - 6 हो जाएगा अपॉन 10 करके 1 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। डन, टॉपिक कर लिया इसको। so क्वेश्चन इसी टाइप का आते हैं कि और टाइप का आता है ऐसा? अरे समझो ना, अभी जो बेसिक्स चल रहा है उसको समझो ना। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी कॉन्सेप्ट समझा क्या, ये बताओ पहले। जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो समझ में आया है ना? तो पहले समझो इसको, जो बेसिक्स चल रहा है उसको समझ लो। क्वेश्चन क्या आता नहीं आता वो तो मैं कराऊंगा ही, कैसा आएगा क्वेश्चन उसका टेंशन लेना ही नहीं है, वो तो मैं कराऊंगा। कैसा क्वेश्चन आता है, कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, आपको सिर्फ समझना है। जितना बताया जा रहा है सिर्फ उतना समझना है, आगे क्या करना है वो मैं करूँ, आपको कुछ नहीं करना। टॉपिक कर लिया इसको। सब कर लिया चलिए। एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, इस सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ठीक है। जब ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये पार्टिकल यहाँ पे है, तो लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v1 और इसकी वेलोसिटी जो है ये v2 और इसका रेडियस r1 है और इसका रेडियस r2। इसको मैं a अज्यूम कर लेता हूँ, ये b। तो आपको बताना है ओमेगा ए बी। ऐसे केसेस में सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, ये भी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं। क्या फाइंड करना है? ओमेगा ए बी। तो कैसे फाइंड करेंगे ओमेगा ए बी? Sir, R minus R. R2 देखो, minus R1. हाँ, ये तो ये जो ये r है, ये अपना r हो जाएगा। r की वैल्यू क्या हो जाएगी? r2 - r1। एक मिनट, तो इसको v2, इसको r2 ली, इसको r1 कर दो, बिकॉज v1 लिखा है मैं, इसको r1 कर देना, इसको r2, वो ज्यादा बेटर, बिकॉज r2 पे v2 दिखेगा, v1 पे r1 दिखेगा। ये r2 - r1 हो जाएगा, इसको r1 और ये r2, r1 - r2 r हो जाएगा। अब ये जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू द पाथ, तो ये तो परपेंडिकुलर होगी इस पाथ पे और ये भी परपेंडिकुलर होगी इस पाथ पे। तो ओमेगा ए बी क्या आ जाएगा? ओमेगा ए बी इज वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, वी ए बी परपेंडिकुलर अपॉन आर। तो क्या लिखोगे? ये तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही है,
दोनों सेम डायरेक्शन में तो दोनों पॉजिटिव, वी ए परपेंडिकुलर माइनस वी बी परपेंडिकुलर अपॉन आर, ये हो जाएगा वी वन माइनस वी टू अपॉन आर की वैल्यू क्या है, आर वन माइनस आर वन माइनस, ये हो जाएगी इसकी relative angular velocity या angular velocity of A with respect to B, angular velocity of A with respect to B. अभी एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल सपोज यहाँ पे B, ये A है और ये B है, ये कोई एक रेफरेंस लाइन बना देता हूँ, इससे जो है ये एंगल बना रहा है थीटा वन और ये एंगल थीटा टू, और ये एंगल जो है एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा। ये सपोज ये जो है ये ओमेगा ए से रोटेट कर रहा है और ये जो है ओमेगा बी से रोटेट कर रहा है, ओमेगा बी, ये कितने से रोटेट कर रहा है, ओमेगा ए, ये कितने से रोटेट कर रहा है, ओमेगा बी, ओमेगा बी। तो आपको फाइंड करना है ओमेगा बी ए, ये बताना है ओमेगा बी ए इस केस में क्या होता है। सर डब्ल्यू बी माइनस ओमेगा बी माइनस ओमेगा है। हाँ, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए की वैल्यू क्या होगी, वो तो होता ही ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, ओमेगा बी ए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या होगी, तो देखो ओमेगा एग्जैक्टली होता क्या है, अगर मैं ओमेगा को डिफाइन करूं तो ओमेगा को ऐसे लिखेंगे क्या, डी थीटा बाई डी टी, ऐसा होता है। यस सर। अगर मुझे सपोज ओमेगा ए को डिफाइन करना होगा तो मैं ऐसा लिखूंगा ना, ओमेगा ए इज डी थीटा वन बाय, इसके रेस्पेक्ट में इसका एंगल थीटा वन है तो डी थीटा वन बाई डी टी। अगर मैं ओमेगा बी लिखूंगा, ओमेगा बी, तो उसको ऐसा लिखूंगा ना, डी थीटा टू बाई डी टी, इसके रेस्पेक्ट में, इस रेफरेंस लाइन के रेस्पेक्ट में इसका एंगल थीटा टू है। बट अभी मुझे क्या फाइंड करना है, अभी फाइंड करना है, देखो इस रेफरेंस, इसको एक, मैं अगर इसको रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ तो इसके रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है, अभी पोजीशन क्या है इसका, थीटा वन, इसका पोजीशन क्या है, थीटा टू, इसलिए आप ओमेगा ए को लिख रहे हो डी थीटा वन बाई डी टी और ओमेगा बी को लिख रहे हो डी थीटा टू बाई डी टी। बट अगर आप इसके रेस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करोगे तो आप कैसे लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी। यस, ये ऐसा है और ये बी यहाँ पे है और ये यहाँ पे है, आप क्या करोगे, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना होता है वो रेस्ट में होता है, मतलब उसी को रेफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा इस केस में। इसके रेस्पेक्ट में आप फाइंड कर रहे हो तो इसी को रेफरेंस कंसिडर करना पड़ेगा। तो इसको जब रेफरेंस कंसिडर करोगे तो इससे ये कितना एंगल बना रहा है, थीटा, इससे ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा, इससे ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, थीटा। तो क्या लिखोगे आप, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी। ये क्या हो जाएगा आपका, यही है ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए भी लिख सकते हैं इसको, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए, यही है आपका ओमेगा बी ए, यही होगा डी थीटा बाई डी टी। तो ये तो ऐसा आना चाहिए ना, ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए है तो ये कुछ ऐसा आ जाना चाहिए, आएगा वैसा ही आएगा। थीटा को आप लिख सकते हैं ना, थीटा टू माइनस थीटा वन, थीटा को क्या लिख सकते हैं, थीटा टू माइनस थीटा वन। तो फिर आप इसको अगर आपने ऐसा लिख दिया डी थीटा बाई डी टी, थीटा टू माइनस थीटा वन, तो क्या आ जाएगा, डी थीटा टू बाई डी टी माइनस डी थीटा वन बाई डी टी। ओमेगा बी इज दिस, ओमेगा ए इज दिस। कुछ समझा? Sir, can you please explain again? एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे है,
एक पार्टिकल यहाँ पे, ए पार्टिकल है ही नहीं, बी पार्टिकल एज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ए पार्टिकल है, और ये इस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल बना रहा है ये θ1। तो ओमेगा क्या फाइंड, ओमेगा कैसे फाइंड करोगे आप, ओमेगा इज dθ1/dt, dθ1/dt। इससे जब ये एंगल बनाएगा वो θ1 होगा, उसको अज्यूम कर रहे हैं θ1, तो dθ1/dt। अगर ये नहीं होता, सिर्फ ये होता, बी कितना एंगल फॉर्म कर रहा है θ2, तो आप इसको क्या लिखते हो, ओमेगा बी इज dθ2/dt। बट अब ये पार्टिकल और ये पार्टिकल कंसिडर कर, इसके रिस्पेक्ट में इसकी एंगुलर वेलोसिटी बतानी है ना, एंगुलर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप इसी को रेफरेंस लोगे, आप इसी को क्या लोगे, अभी रेफरेंस लाइन अपना ये हो जाएगा, इसी के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है ना, तो जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसी को रेफरेंस लो, रेफरेंस लाइन ये हो जाएगा, ये रेफरेंस लाइन हो गया है अभी यहाँ पे, तो रेफरेंस लाइन ये है, तो अभी इसके रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज dθ/dt, ओमेगा बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज dθ/dt। क्लियर है, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है उसी को रेफरेंस अज्यूम कर लीजिए, रेफरेंस अज्यूम किया, इससे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है थीटा, तो एंगुलर वेलोसिटी बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज dθ/dt। सर हम Yes. रिवर्स में नहीं जा सकते ना, लाइक dθ2 माइनस dθ1, फिर उसको कंबाइन करके ब्रैकेट्स में θ2 माइनस θ1 लिखते हैं, ऐसा अलाउड नहीं है ना। नहीं, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है ना उसी के रेस्पेक्ट में आपको ये एंगल चेक करना पड़ेगा, इसके रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, आप ये देखो इससे कितना एंगल फॉर्म कर रहा है वो थीटा, तो अब डायरेक्टली ये लिख दो, मैं तो ये आगे समझाने के लिए, इसको मतलब रिलेट करने के लिए, देखो ये वही आएगा, इसलिए मैंने आगे सॉल्व किया, इतना थोड़ी सॉल्व करना है, इतना यही हो जाएगा आंसर। सर नहीं, मतलब डिफरेंशिएशन में कॉमन नहीं ले सकते ना, वो पूछ रहा हूँ मैं। डिफरेंशिएशन में कॉमन कहाँ पे आएगा, ये तो ऑपरेट हो जाता है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये तो एक हाँ ऑपरेटर है। लास्ट वाले से ऊपर उसके स्टेप में नहीं जा सकते ना। नहीं नहीं नहीं, ओके ओके ओके। नहीं जाना है, वैसे मत जाना कभी भी। So what's the final answer for this question? dθ/dt or dθ2? ओमेगा बी इज dθ/dt, यही गिवन होगा, वो θ1 θ2 तो मैंने समझाने के लिए लिया कि तुमको समझ में आए कि ये dθ1 है dθ2 है, यही गिवन होगा थीटा, तो ओमेगा बी इज dθ/dt। सब दोनों का मीनिंग एक ही है ना, तो कोई भी लेके चलता है ना फिर दोनों में से तो। डी थीटा गिवन होगा, मुझे पता है ना क्या रेट गिवन होगा। अच्छा देखो यहाँ से नेक्स्ट लिखेंगे
acceleration in circular motion. Circular motion. अब ये बताओ, ये पार्टिकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। एक पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में अज्यूम कर लिया, लेट्स से वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल इज v। तो पहले मुझे ये बताइए, अगर ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में आपने प्रोजेक्ट किया है तो इस पार्टिकल को इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ये पार्टिकल अपने पाथ से डेविएट हो जा रहा है, पार्टिकल को इस डायरेक्शन में जाना चाहिए, पाथ से डेविएट हो जा रहा है। इसका मतलब है इस पार्टिकल पे फोर्स तो लग रहा होगा। विदाउट फोर्स जो है ये अपने इसके डायरेक्शन में तो कोई चेंज होना है नहीं, है ना। फिर यहाँ पे अगर ये पार्टिकल आया, मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि v की वैल्यू जो है, जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। पहले ऐसे अज्यूम कर, v क्या है, कांस्टेंट अज्यूम कर लेते, मतलब स्पीड जो है इसकी चेंज नहीं हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बट स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो ये पार्टिकल यहाँ पे कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा, डेविएट हो गया होगा पाथ से। यहाँ पे ये पार्टिकल आ गया, वेलोसिटी, इसकी स्पीड जो है अभी भी v है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अभी भी v है। अब ये बताओ, स्पीड अगर फोर्स लग रहा होगा तो स्पीड तो चेंज हो जाना चाहिए ना, बिकॉज आपको पता है कि सपोज पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v, अगर इस पे कोई फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है, इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी। बट अभी इसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही, तो अगर स्पीड चेंज नहीं हो रही है इसका मतलब इस पे फोर्स जो लग रहा होगा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा फोर्स, या इस डायरेक्शन में लग रहा होगा फोर्स। तभी तो इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगा या इस डायरेक्शन में होगा, इसका कोई कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा ही नहीं v की डायरेक्शन में। तो कोई कंपोनेंट v की डायरेक्शन में नहीं आएगा तो v चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड जो है v का वो चेंज नहीं होगा ना, v को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। तो v इस डायरेक्शन में जा रहा है, अभी ये फोर्स लग रहा होगा इसीलिए अपने पाथ से डेविएट हुआ, ये यहाँ पे आ गया, अभी भी v है, मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब फोर्स जो है वो इस पार्टिकल के अलोंग, तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है। कंपोनेंट होता देन इन दैट केस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल बी डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट। बट यहाँ पे v को क्या अज्यूम कर रहे हैं, कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे भी v होगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकंड है तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकंड ही होगा। ये कभी पॉसिबल है जब फोर्स क्या होगा, फोर्स परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी से। फोर्स का कोई कंपोनेंट जो है इस डायरेक्शन में नहीं होगा, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कभी नहीं होगा। when force is acting on a particle perpendicular to this velocity, perpendicular to the motion of particle, तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तभी ऐसा है। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, तभी ऐसे। ये पार्टिकल यहाँ पे आ गया, अभी भी इसकी स्पीड जो है वो v है, स्पीड सेम है, फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, यहाँ पे आ जाएगा, स्पीड वही है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, यहाँ पे आ गया, स्पीड वही है v, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। इसका मतलब है अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो फोर्स हमेशा किसके टुवर्ड्स लग रहा होगा, सेंटर के टुवर्ड्स, यही इसका नेट फोर्स होगा। इसी फोर्स को बोलते हैं सेंट्रिपेटल फोर्स। अब ये बताओ, अगर इसके टुवर्ड्स फोर्स है, सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स है, तो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन भी होगा ना इसका। सेंटर के टुवर्ड्स फोर्स है तो सेंटर के टुवर्ड्स तो एक्सेलरेशन भी होगा। यस सर, इनवर्ट गिर जाना चाहिए हाँ, सेंटर की तरफ। अरे ये बात समझ में नहीं, इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, इनवर्स कैसे चला जाएगा ये। अरे ये बताओ, ये ऐसा v है, फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा क्या, ये बताओ। नो सर, नहीं चेंज होगा ना, तो ये तो इस डायरेक्शन में जाएगा ही। हाँ, डेविएट हो जाएगा, फोर्स इस साइड लग रहा है तो पाथ से डेविएट हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये जो सेंट्रिपेटल फोर्स है या इसकी वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको बोलेंगे अपन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो सेंट्रिपेटल Circular एक्सेलरेशन motion. इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हाँ,
फॉर चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, किसके लिए है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, ये चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। ये फोर्स सिर्फ क्या कर रहा है, इस पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल, इसलिए ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, इसलिए ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। मतलब एक एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन की जब बात करेंगे तो एक एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स आएगा, सेंटर के टुवर्ड्स आएगा। उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे अपन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। उसकी कुछ वैल्यू होती है, मैं आगे बताऊंगा उसकी क्या वैल्यू होती है सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सर यस, तो एक्सेलरेशन सेंटर के टुवर्ड्स है कि सर्कुलर पाथ? फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, सेंटर के। तो फोर्स जिस डायरेक्शन में एक्ट करता है तो एक्सेलरेशन उस डायरेक्शन में होगा या नहीं होगा। यस। अरे जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में होगा ना यार एक्सेलरेशन। तो सेंटर के टुवर्ड्स। अभी एक सर्कल ऐसा बना है, अभी इस केस में पाथ चेंजेस ना। हाँ, मतलब ये सिर्फ क्या चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। अभी एक ऐसा बनाया सर्कल, ये पार्टिकल V से जा रहा है, बट जब ये यहाँ पे आया पार्टिकल तो अभी किससे जा रहा है, V डैश। V1 अज्यूम कर लो, अभी पहले V0 था, अभी V1 हो गया। जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो V2, जब ये पार्टिकल यहाँ पे आया तो V3। इस केस में क्या हो रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज हो रही है, V4। मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड V जो है, स्पीड जो है, सिर्फ V लिख रहा हूँ मतलब स्पीड, ये भी क्या है, स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। वेलोसिटी तो चेंज हो ही रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी। स्पीड क्या है यहाँ पे, वेरिएबल है। स्पीड क्या है, वेरिएबल। V0, V1, V2, V3, V4 ऐसा वेरिएबल। तो अब ये बताओ स्पीड वेरिएबल कभी होती है, मतलब स्पीड का जो मैग्नीट्यूड है वो वेरिएबल कभी होता है, when force is acting in direction of speed. यस, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ स्पीड। अगर पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है, अलोंग द मोशन ऑफ पार्टिकल बोल दो, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो या एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो, है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो, पैरेलल या एंटी पैरेलल, उस केस में इसकी जो स्पीड होगी वो चेंज होती रहेगी। अगर सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड इंक्रीज होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो स्पीड डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एक और एक्सेलरेशन होगा। सेंटर के टुवर्ड्स तो लग ही रहा होगा ना फोर्स यार, जिसको अपन बोलेंगे FC, सेंट्रिपेटल फोर्स। सेंटर के टुवर्ड्स तो फोर्स लग ही रहा होगा। सर अभी सेंटर के टुवर्ड्स कैसे फोर्स लग रहा है, बिकॉज इसका डायरेक्शन तो अभी भी चेंज हो रहा है, इसका डायरेक्शन तो अभी भी चेंज हो रहा है ना, अभी भी ये सर्कुलर पाथ पे जा रहा है। तो सर्कुलर पाथ पे मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सेंट्रिपेटल फोर्स। तो सर फोर्स एक क्या, एक फोर्स परपेंडिकुलर है ना, अभी मैं उसको देखो। यस, एक फोर्स तो परपेंडिकुलर होगा ही, दूसरा फोर्स कैसा हो सकता है, इसके पाथ के अलोंग हो सकता है, इस डायरेक्शन में या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो डिपेंड करेगा इसका मैग्नीट्यूड कैसा चेंज हो रहा है। दूसरा फोर्स, यस सर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वही इसके परपेंडिकुलर होगा ना। हाँ, सेंट्रिपेटल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ओके सर दूसरा फोर्स कौन लगा रहा है? कोई भी हो सकता है, जैसे ये पार्टिकल है, ये एक्सेलरेशन बता दिया, ये पार्टिकल है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे फोर्स शो कर रहे हैं क्या, नो। काइनेमेटिक्स में कहीं पे फोर्स को शो किया है क्या, बट एक्सेलरेशन होता था ना, मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट तो फोर्स लगा रहा होगा ना यार, अच्छा ओके। है ना, कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट होगा जो फोर्स लगा रहा होगा। इसका मतलब है यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में भी आएगा या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ सकता है, वो डिपेंड करेगा इसके मैग्नीट्यूड पे। इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। मतलब अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन में दो एक्सेलरेशन होगा, देयर वुड बी टू एक्सेलरेशन इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। एक होगा सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन जो किसके टुवर्ड्स लगेगा, सेंटर के टुवर्ड्स, और एक होगा जो वेलोसिटी के अलोंग लगेगा, पैरेलल या एंटी पैरेलल। तो ये पाथ के अलोंग लग रहा है और ये हमेशा क्या होगा, टेंजेंशियल टू द पाथ, तो इसलिए उस एक्सेलरेशन को बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन।
So there would be two acceleration of particle in case of circular motion. First one would be centripetal acceleration. इसी centripetal acceleration को बोलते हैं normal acceleration और radial acceleration. और दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा tangential acceleration. तो tangential acceleration किसके लिए responsible है? तो tangential acceleration is responsible for change in magnitude of velocity, for change in magnitude of velocity, या for change in speed of particle, for change in speed of particle. एक बार इसको ड्रॉ कर लो, फिर मैं आगे ये सब पॉइंट्स जो है नोट करा देता हूँ. एक बार इसको आप कॉपी कर लीजिए. तो ये for center, yes. सर फोर्स इज एक्टिंग इनवर्ड्स, तो मतलब इट इज पुलिंग द बॉडी इनवर्ड्स, इसलिए बोलते हैं एक्सेलरेशन इज आल्सो इनवर्ड्स. दैट इज जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है ना. यस अरे सर. फोर्स मास तो चेंज नहीं हो रहा है ना पार्टिकल का. F इक्वल्स टू ma लिखते हैं ना अपन. यस यस. तो F इज पैरेलल टू a ना. यस सर. सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना, इसलिए बोल रहे हैं. हाँ, इसमें सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है. इस केस में डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है वेलोसिटी का. क्योंकि इनवर्ड वेलोसिटी तो आ नहीं रहा ना सिर्फ. तो सिर्फ डायरेक्शन इसमें चेंज होगा. इसमें क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है. जिस केस में, तो इस केस में सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा. कौन सा? सेंट्रिपेटल. इसमें सेंट्रिपेटल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा. वो अपन है ना डिफरेंशिएट करेंगे उसको आगे, देखेंगे क्या आता है. जैसे सिर्फ इसमें सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन है, इसकी स्पीड कांस्टेंट है ना. when the speed of particle remains constant throughout the motion, वैसे मोशन को क्या बोलते हैं अपन? यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन. तो यहाँ पे अगर इसकी स्पीड कांस्टेंट है तो इस मोशन को बोलेंगे अपन, आगे मैं वो सब एक्सप्लेन करूंगा, इस मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यहाँ पे इसकी स्पीड क्या है? कांस्टेंट है. तो ऐसा मोशन क्या होगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसमें इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. आगे वो सब आएगा. ठीक है. ये सेंट्रिपेटल फोर्स भी आगे आएगा, उसकी क्या वैल्यू होती है उसको भी डिस्कस करेंगे. अभी तो सिर्फ एक्सेलरेशन को डिस्कस करने वाले हैं अपन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. सर सेंट्रीफ्यूगल भी होता है ना कुछ? हाँ होता है, उसको भी डिस्कस किया जाएगा आगे. वो सूडो फोर्स हो जाता है. सर्कुलर मोशन के केस में सेंट्रिफ्यूगल फोर्स जो होता है वो होता है सूडो फोर्स. सर पार्टिकल को अंदर फोर्स खींच रहा है, इसके इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं ना. सेंटर के टुवर्ड्स है. यस, सेंटर के टुवर्ड्स है ना, इसलिए ऐसा नहीं कि देखो यहाँ पे फोर्स कभी इसी डायरेक्शन में भी आ सकता है, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में भी आ सकता है, उसको सेंट्रिपेटल नहीं बोलेंगे बिकॉज ये सेंटर के टुवर्ड्स लग रहा है ना, इसलिए इसको बोल रहे हैं अपन सेंट्रिपेटल फोर्स. ये सब नोट मत करना कि सेंट्रिपेटल फोर्स होता है, ये सब मैं तुमको आगे बताऊंगा. ठीक है, समझाने के लिए सब बोला है अभी, खुद से कुछ मत नोट कर लेना. लिखेंगे अपन सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन. इसको आप ऐसे बोलेंगे नॉर्मल और रेडियल एक्सेलरेशन.
नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है मैं उसको लिख देता हूँ। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन को AC से रिप्रेजेंट करेंगे, AC डिनोट करना है। AC की वैल्यू होती है v²/r। v उसकी स्पीड होगी उस इंस्टेंट पे, r जो है उसका रेडियस, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, v क्या होता है ω/r, तो ω/r/r, तो ये हो जाएगा ω²r²/r, एक r कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा ω²r। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा ω/r इंटू ω²r है, क्या लिख सकते हैं ω/r इंटू ω, ये हो जाएगा v इंटू ω। तो यहाँ से क्या आया अपने को, AC की वैल्यू क्या हो गई, AC इक्वल्स टू ऐसे लर्न कर लेना है, v²/r या ω²r या ω इंटू v, AC है ना, ये AC है, इसको आपको लर्न कर। AC की वैल्यू क्या होती है v²/r सर या यस, सर हाउ यू गॉट द v²/r वाला? वो एक डेरिवेशन होता है, उससे आता है, अपने को डेरिवेशन से मतलब नहीं है यहाँ पे, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला लर्न कर लेना है, AC इक्वल्स टू v²/r, डेरिवेशन से आता है, ओके ओके। फाइंड करेंगे ना तो आएगा, वही आएगा, सिर्फ अपने को लर्न कर लेना है ये फॉर्मूला। AC की वैल्यू होती है क्या, v²/r या ω²r, डेरिवेशन से आता है, डेरिवेशन करेंगे आ जाएगा, बट इम्पोर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए डेरिवेशन। So this is for both speed is constant and speed is variable, or just for speed is Yes, constant? yes. Either particle is moving with constant speed or variable speed, है ना, both cases AC would be v²/r। इसका मतलब है कि अगर स्पीड कांस्टेंट होगी, स्पीड अगर कांस्टेंट होगी तो इसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट रहेगा, करेक्ट। अगर स्पीड वेरिएबल होगी तो इसका मैग्नीट्यूड वैरी करेगा। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है क्या? सर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v²/r कैसे आया? नोट करो एक बार, पहले इसको कॉपी कर लो, डेराइव कर देता हूँ, डेरिवेशन समझेगा नहीं, फिर सर बोलोगे कि डेरिवेशन कैसे आ गया। So वो जो फिगर में आपने अपोजिट डायरेक्शन में एरो बनाया, मतलब दो डायरेक्शन बनाया, उसमें एक एरो का मतलब एक्सेलरेशन भी है ना, हो सकता है यहाँ पर? हाँ, ये जो एरो बनाया है वो या तो एक्सेलरेशन इस साइड होगा या इस साइड होगा, ये AT होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इस साइड भी हो सकता है इस साइड भी हो सकता है। अगर इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही होगी तो एरो इस डायरेक्शन में होगा, स्पीड डिक्रीज होगी तो एरो इस डायरेक्शन में होगा। और सर दोनों केस में सेंट्रिपेटल फोर्स ही बोलेंगे ना अपन उसको, नॉर्मल फोर्स और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हर केस में किसके टुवर्ड्स होगा, सेंटर के टुवर्ड्स, सेंटर। और उसकी वैल्यू क्या होगी v²/r। v को आप क्या लिख सकते हो ω/r, तो ये हो जाएगा ω²r, और ω इंटू r, तो ω/r हो जाएगा v इंटू ω, तो ये हो जाएगा v ω या ω v। तो AC की वैल्यू हो जाएगी v²/r। लास्ट में बता दूंगा एक बार कि कैसे इसको डिराइव करते हैं, ठीक है। सर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए v कांस्टेंट चाहिए? नहीं, v कुछ भी हो सकता है, v तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे ऐसा थोड़ी कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे भी आएगा ना। मैंने यहाँ पे इसलिए v कांस्टेंट लिया कि पहले मैं आपको ये बता सकूं कि ये जो फोर्स लग रहा है, ये फोर्स इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है,
ये फोर्स सिर्फ क्या कर रहा है, इसके डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। इसका मतलब सेंट्रिपेटल फोर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फॉर टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल। सर फिर सर्कुलर मोशन में जो भी एक्सेलरेशन होगा उसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा ना? सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन होगा, जो सेंटर के टुवर्ड्स एक्सेलरेशन होगा, वो होगा सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। जो इस पाथ के अलोंग एक्सेलरेशन होगा उसको बोलेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कॉपी करो ना, इतना पहले कॉपी करो ना, सब आएगा पॉइंट। कॉपी तो कर लो पहले, थोड़ा फास्ट नोट कर लो, सिर्फ इतना काम करना है तुम्हें। डन। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स एक्ट करेगा, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन acts towards the center of circle, center of circle. Centripetal acceleration acts towards the center of circle. It changes the direction of motion of particle. Motion of particle. Even though अगर suppose v constant है, if v is constant, then AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, v square by r. AC would be constant, but सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा क्या, ये बताओ। अगर v को कांस्टेंट लिख दिया तो AC हो जाएगा v स्क्वायर बाय r या ओमेगा स्क्वायर r, वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो मुझे ये बताओ, क्या ये वैल्यू कांस्टेंट है, AC कांस्टेंट है, सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या, ये बताओ। No. सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्या? So no, direction is changing. डायरेक्शन चेंज हो रहा है। इसका मतलब सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन क्या होगा, सेंट्रिपिटल acceleration is not constant, because its direction changes. आई बात समझ में? So then Center why की- do you written constant ऊपर? देखो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ सबको, ये भी बताता हूँ। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन किसके टुवर्ड्स एक्ट करता है, तो सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल. इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल. इफ v इज कांस्टेंट देन AC इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय r. तो v कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट होगा ही, सर्कल है तो r तो कांस्टेंट होगा। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो एक कांस्टेंट आएगी, कांस्टेंट आएगी, बट फिर भी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डायरेक्शन जो है वो चेंज होता रहेगा, इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस साइड है, यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो इसका सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन इस साइड हो जाएगा। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेक्टर चेंज हो जाता है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो एक्सेलरेशन इस साइड हो जाएगा, जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा वेलोसिटी इसकी इस डायरेक्शन में होगी तो एक्सेलरेशन इस साइड आ जाएगा। तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और यहाँ पे ये v से जा रहा है, यहाँ पे भी ये v से जा रहा है, यहाँ पे ये v है। क्या इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या, इस केस में इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है क्या? No. क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। क्यों नहीं है, सिंस द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। सर ऊपर में लिखा वेलोसिटी कांस्टेंट थी ना? नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। v कांस्टेंट का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं। अगर मैं एरो लगा देता है ऐसा तो होता ही है,
ऐसा लिख देता तो होता वेलोसिटी कांस्टेंट, वेक्टर नहीं लिखा है। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, उसका मैग्नीट्यूड है, मतलब ये स्पीड है। ये क्या है? स्पीड है। जब उस पे एक एरो लगेगा तो वेलोसिटी होगा वो। और यहाँ पे दिख रहा है वेलोसिटी चेंज हो रहा है, क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। ये अभी यहाँ पे है, अभी यहाँ पे हो गया, डायरेक्शन वेलोसिटी का चेंज हो गया। वेक्टर कभी चेंज होगा तो वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड चेंज कर दिया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज किया तो वेक्टर चेंज हो जाएगा, दोनों चेंज किया तो भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होगा तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी। बट इसकी स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ पे स्पीड क्या है? स्पीड कांस्टेंट। Sir, is centrifugal acceleration equal to centripetal force? क्या सेंट्रीफ्यूगल? Centripetal acceleration is equal to centripetal force. एक्सेलरेशन फोर्स के इक्वल हो सकता है क्या? No. सेंट्रिपेटल फोर्स क्या हो जाएगा? मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। मास की वैल्यू 1 kg होगी तभी वो सेम होगा। कॉपी करो यार। अरे एक्सेलरेशन है, वो फोर्स है, दोनों डिफरेंट है, दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है। जब फोर्स फाइंड करना होगा तो क्या करेंगे? मास इनटू एक्सेलरेशन। सेंट्रिपेटल फोर्स फाइंड करना होगा तो क्या लिखेंगे? मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। मास इनटू सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। सर आप सेंट्रीपिटल फोर्स का डेफिनेशन लिखवा दोगे प्लीज? किसका? सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे हेडिंग क्या था इसका, इस टॉपिक का? एक्सेलरेशन इन सर्कुलर तो मोशन। कहाँ पे फोर्स आ गया? वो तो मैं क्या बताया था जब मैं उस इससे पहले वाले पेज में कुछ बता रहा था सेंट्रिपेटल फोर्स में, क्या मैंने क्या बोला था? यहाँ पे सिर्फ एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे। फोर्स आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कोई ना कोई फोर्स एक्ट कर रहा होगा, इसीलिए उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ओके ओके सर। यहाँ पे सेंटर पहले समझो, देखो क्या होता है, सब चीजों को समझिए। ये यहाँ पे, ये मान लो एक रेलवे ट्रैक है, मुझे यहाँ पे आना है, यहाँ पे स्टेशन है, यहाँ पे आना है। तो पहले मैं ये नहीं सोचूंगा कि यहाँ पे, जहाँ पे मुझे यहाँ अंधेरी से चर्च गेट जाना है, तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि चर्च गेट में जाके क्या करना है, क्या होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। पहले अगर मुझे चर्च गेट जाना है तो पहले ये समझना पड़ेगा कि मैं यहाँ से अंधेरी स्टेशन कैसे पहुंचूं। फिर आगे ट्रेन में क्या होगा वो बात की बात है। पहले ये तो समझना पड़ेगा ना कि यहाँ अगर चर्च गेट जाना है तो चर्च गेट पहुंचने से पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि मैं अंधेरी स्टेशन कैसे पहुंचू, रूम से, घर से। तो डायरेक्ट नहीं है, मुझे चर्च गेट में कुछ काम है, अभी यही सोचना है कि चर्च गेट में काम वो होगा कैसे। अरे वो तो समझ में आ ही जाएगा, पहले एक बार बेसिक्स तो समझ लें फिर आएगा समझ में। चर्च गेट जाने के लिए पहले यहाँ आना पड़ेगा, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते है ना, पहले यस यहाँ सर। आना पड़ेगा फिर जाएंगे। तो पहले समझिए, हर चैप्टर के स्टार्टिंग में यही बोलता हूँ कि पहले जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ तो जो बेसिक्स है उसका, उस चैप्टर का क्या यूज होगा क्या यूज नहीं होगा, पहले उसको समझ। एक बार वो चीजें समझ में आ गई ना, चैप्टर इजी हो जाएगा। और आगे खुद से ये नहीं करना है कि सर अब ये है तो आगे क्या होगा, आगे कैसे होगा, ये नहीं। एक बार मुझे एक्सप्लेन करने दो ना, एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं बोल दूंगा कि ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक्सेलरेशन। अब उसमें कोई डाउट से पूछ लो ना यार, कुछ भी है तुम पूछ लो। अब पढ़ा रहा हूँ सेंट्रिपेटल फोर्स, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन बात करोगे, सेंट्रिपेटल फोर्स वहां पे मैंने बताया था कि सिर्फ मैं आपको ये समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा इसलिए डायरेक्शन चेंज होगा, इसको अलग से डिस्कस करेंगे। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा उसको भी अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं? एक्सेलरेशन। थोड़ा फास्ट कॉपी कर लो आप। सर acceleration will be constant in magnitude too, ना?
मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, यस। डायरेक्शन इसका कांस्टेंट नहीं होगा, इसीलिए जब आप बात करेंगे जैसे सिर्फ ऐसा बोल दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दिया तो आपको ये चीज क्लिक होनी चाहिए कि वेक्टर वाला पार्ट तो कंसिडर करना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं इसको ओके सर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को कांस्टेंट नहीं बोल रहा, बिकॉज इसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। Sir, the centripetal acceleration is due to centripetal force, right? यस। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है, क्या होता है, नहीं होता है, वो डिस्कस करेंगे आगे। ये फोर्स कैसे आया होगा, है ना, कौन लगा रहा होगा सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सब आएगा, सब आएगा। बट ये चीज समझ में आ रही है कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, अगर फोर्स है तो एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो उस एक्सेलरेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उस फोर्स को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फोर्स को डिस्कस करेंगे अपन, बट अभी नहीं। So for now, can we say that due to force acceleration is changing this that? ऑब्वियस है, फोर्स होगा तभी तो एक्सेलरेशन होगा ना। विदाउट फोर्स एक्सेलरेशन आ सकता है क्या, नहीं ना। Yeah, change हो रहा है। यहाँ पे फोर्स होगा। ये बताओ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 हो सकता है क्या कभी, इन No. केस ऑफ सर्कुलर मोशन। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, मतलब पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, इफ पार्टिकल इज मूविंग, देन इन दैट केस पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, ऐसा बोल दो। तो उस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कभी 0 नहीं होगा, बिकॉज उसकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी, अगर मोशन में है तो कुछ वेलोसिटी तो होगी। तो इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन, centripetal, the value of centripetal acceleration can't be 0. The value of centripetal acceleration can't be 0. Can't be 0. In case of circular motion, the value of centripetal acceleration can't be 0. 0 नहीं हो सकता है। So वो क्या लिखा डायरेक्शन, मतलब velocity not equal constant फिर Velocity constant नहीं है, since the direction of velocity, since the direction of velocity changes. also centripetal force centripetal acceleration 0 नहीं होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाएगा ना। नहीं नहीं नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन 0 क्यों नहीं होगा, देखो ए क्या है, AC is v square by r ना। अगर ये पार्टिकल मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे, तो आप मुझे ये बताओ क्या इसकी वेलोसिटी 0 हो सकती है क्या, ये वाली वैल्यू 0 हो सकती है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, अगर ये मूव कर रहा है तो कभी इसकी वेलोसिटी 0 होगी क्या, अरे मोशन में है ना, मोशन लिखा ना यहाँ पे, मोशन में कभी पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कैसे होगी, नहीं होगी। अगर वेलोसिटी 0 हो गई तो मोशन में नहीं है, वो रेस्ट में आ गया उस इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे वो रेस्ट में आ चुका है। तो अगर ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल मूव कर रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, कुछ ना कुछ तो होगी वैल्यू, नॉन जीरो होगी, है ना। ये क्या है, नॉन जीरो है। अगर ये नॉन जीरो है, रेडियस तो 0 होगा नहीं, इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। साथ में ही आगे कॉपी करना, ठीक है, क्योंकि टाइम होने वाला है। नेक्स्ट, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसको बोलेंगे AT। तो ये क्या करेगा, इट चेंजेस द स्पीड ऑफ
changes the speed of particle, speed of particle, या इसी को आप बोलेंगे magnitude of velocity of particle, velocity of particle. तो AT की वैल्यू क्या होती है, AT हो जाता है मैग्नीट्यूड चेंज करता है, तो AT इज dv by dt, dv by dt वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, इसीलिए मैं लिख रहा हूँ a इक्वल्स टू dv by dt, वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, इधर पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो AT को आप लिख सकते हैं dv by dt, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी होता तो यहाँ पे मैं एरो लगाता, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो यहाँ से AT की वैल्यू क्या आई अपने को, dv by dt, तो AT क्या हो जाएगा, AT इज d by dt, v इज ओमेगा इंटू आर, v इज ओमेगा इंटू आर, तो AT की वैल्यू हो जाएगी, r को कॉमन ले, r तो कांस्टेंट रहेगा, बाहर कर दिए, d ओमेगा बाई dt, देयरफॉर AT इज r, और ये क्या है अल्फा, तो AT जो हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू आर, AT क्या हो जाएगा अल्फा इंटू आर। आप इसको ऐसे वेक्टर के फॉर्म में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AT इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस अल्फा क्रॉस ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। Sir, Cut out. R will be position vector, ना? और रेडियस नहीं, बट आपने वेक्टर डाला है ना उसके ऊपर, तो हाँ, तो वेक्टर डाला तो रेडियल वेक्टर, उसी को पोजीशन वेक्टर मान लो ना, ऐसा है ना, ये इसको ओरिजिन मान लिया तो यही हो जाएगा वेक्टर आर, ऐसा ना। सर आप एक बार वो उसका डेफिनेशन बता सकते हो पोजीशन वेक्टर का? पोजीशन वेक्टर, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन। सर all vectors will start from origin, no? Like नहीं mostly. नहीं नहीं, किसने बोल दिया ऐसा, किसने बोल दिया ना, ऐसा नहीं होता है, So हर tangent, वेक्टर बोला था हेड ऑफ, हाँ क्या, हर वेक्टर वो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं बोला है। हर नहीं vector नहीं 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 सर, नहीं नहीं, ये मैंने गलत बोल दिया सर, मैं बोल रहा हूँ जब मैं दूसरे बैच में था सर ने पोजीशन वेक्टर बोला था, द पोजीशन ऑफ हेड ऑफ वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू इट्स टेल, वैसे डेफिनेशन बताया। पोजीशन वेक्टर का मतलब ही होता है ओरिजिन से स्टार्ट होना, ठीक है। अच्छा, ओके। यस, कोई भी वेक्टर अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है उस वेक्टर को बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, बाकी हर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। फर्स्ट 2 पॉइंट्स का मीनिंग समझेंगे एक बार? एक्सप्लेन नहीं किया स्टार्टिंग, वही तो कर रहा हूं कि ये जो स्पीड चेंज हो रही है पार्टिकल की, ये क्या है, यहाँ पे जो स्पीड चेंज हो रही थी पार्टिकल की, क्यों चेंज हो रही थी, तो इस डायरेक्शन में कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगा, या तो इस डायरेक्शन में होगा या इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली जो इसकी स्पीड चेंज हो रही है उसको कौन चेंज कर रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, तो वही तो लिखा है, इट चेंजेस द स्पीड ऑफ पार्टिकल और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, स्पीड ही तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होगा ना। तो AT की वैल्यू को आप क्या लिखोगे, dv by dt, बिकॉज A जो है v की डायरेक्शन में हो, मतलब v के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल होगा। जब A v के पैरेलल या एंटी पैरेलल होता है तो उस केस में आप लिखते हैं A इक्वल्स टू dv by dt, A इक्वल्स टू dv by dt, तो AT की वैल्यू क्या हो जाएगी, dv by dt, तो ये क्या हो जाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, तो AT क्या हो जाएगा, dv by dt, और v क्या होता है, ओमेगा इंटू आर, आर तो कांस्टेंट रहेगा, आर को बाहर लिख दिया, डी ओमेगा बाई dt, तो AT हो जाएगा डी ओमेगा बाई dt इज नथिंग बट अल्फा, तो AT वुड बी अल्फा इंटू आर, वेक्टर के फॉर्म में ये ऐसा हो जाएगा, AT इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। सर and Yes. sir, displacement vector is any vector not starting from origin. हाँ, कोई भी है, उसको भी आप बोल Okay. सकते हैं कि बट वो ओरिजिन देख क्या होता है, हर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, बट उसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में एक स्पेशल केस आता है जो ओरिजिन से स्टार्ट होता है, तो उस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को बोल देते हैं अपन पोजीशन। So like what will be defined as displacement vector then?
डिफाइन क्या, उसका कोई डेफिनेशन थोड़ी दे देंगे, कोई भी एक पॉइंट है, Like- दूसरा पॉइंट है, एक वेक्टर ड्रॉ कर लिया, हो गया वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा सर, एंड इफ अ वेक्टर इज एंडिंग एट द ओरिजिन देन उसको क्या बोलेंगे? क्या उसका कोई ऐसा नोमेनक्लेचर नहीं है, ओरिजिन पे Okay. अगर एंड हो रहा है तो कोई नोमेनक्लेचर नहीं है। अच्छा ओके सर, मतलब 2 पॉइंट जॉइन हुआ तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो पोजीशन वेक्टर। बस ओके कोई भी 2 पॉइंट है उसके बीच वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा, बट अगर वही वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो उसको बोलेंगे पोजीशन वेक्टर, सिंपल। ओके सर, थैंक यू सर। अगर वेक्टर ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है और हाँ जी। डिस्प्लेसमेंट करने का है तो उसको पोजीशन वेक्टर ही बोलेंगे अपन। और देखो क्या होता है, कोई भी वेक्टर जो है ना, किसी भी वेक्टर को आप पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोल सकते हो, बट अगर कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है उसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। तो आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, बट इसका स्पेशल नोमेनक्लेचर क्या है, पोजीशन वेक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी अगर बोला ना आपसे फाइंड करने के लिए, फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, आपको बोला है फाइंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर फाइंड कर लीजिए, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है अभी? यस हाँ एंड सर इफ एक्सेलरेशन इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी स्पीड तो फ्रॉम वो हाँ देखो ऐसा, अगर एक्सेलरेशन क्या होता है बताओ, जैसे एक्सेलरेशन अगर ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन ऐसा है, इफ v इज पैरेलल टू a, क्या बताया है, इफ v इज पैरेलल टू a तो स्पीड उसकी इंक्रीज होगी, स्पीड इंक्रीजेस। इफ v इज एंटी पैरेलल टू a, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा तो स्पीड डिक्रीज होगा, रिटार्ड कर रहा होगा वो। चलो टाइम बहुत हो गया अभी, बाय बाय, टेक केयर।